देखिए कुछ तस्वीरें भी आने लगी हैं। महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा, इसको लेकर के पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। हालांकि महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और बड़ी खबर यह आ रही है कि अब से कुछ देर बाद यानी 3 बजे महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यही है कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार मिलकर अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर के एक टसल सा देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जगह जगह पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं देवेंद्र फडणवीस के कि अगला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। वहीं एकनाथ शिंदे ने हालांकि यह कहा है कि मिल बैठकर बात करेंगे, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों ही पार्टी साथ बैठेंगे और डिसाइड करेंगे। और अजित पवार को लेकर के भी कई जगह पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन अब जो परिणाम है उसके हिसाब से अजित पवार तो कम से कम सीएम पद की रेस से पूरी तरीके से अब बाहर हैं। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को सीएम के तौर पर देखेंगे, यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो देखिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुबह से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा हम एक एक करके कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से आरके मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर सुनील विपुल जी हमारे साथ हैं। सुनील जी बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंदन जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चंदन जी आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही समाजवादी पार्टी से राहुल यादव जी हमारे साथ हैं। राहुल जी बहुत स्वागत आपका। मिश्रा जी आप ही से शुरुआत करेंगे। अब देखिए महाराष्ट्र में तो अब ये क्लियर हो गया है कि बीजेपी अपने दम पर लगभग 125 सीटें जीत रही है, लेकिन अब एक चर्चा छिड़ गई है कि सीएम कौन, क्योंकि जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर के। देखिए अभिषेक जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है जो कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अगर आप इज्जत करेंगे तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता की जो भावना है वो एक अलग दिखाती है। हाँ। यहाँ पर फडणवीस हो या चाहे कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं जो कि जो विधायक दल के जब बैठक होगी उसमें ये निर्णय किया जाएगा जो कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे कौन नहीं। लेकिन एक कार्यकर्ता की भावना होती है, वो हो सकता है किसी नेता के प्रति उनकी भावना एक अलग रखती हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये संदेश मैं जरूर देना चाहूँगा जो कि इस तरह के जो चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो कि ये बहुत कुछ संदेश छोड़ जाती है। जैसे आपने देखा अभी 1 महीना पहले की बात है जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ था और उसके नतीजे आए थे, उसमें बहुत ऐसी चीजें थी जो कि विरोधी पक्ष जिस तरह से उन्होंने कहते हैं एक माहौल बनाने का प्रयास किया था, जिसमें कहा था जो किसान नाराज हैं, पहलवान नाराज हैं, जवान नाराज हैं। लेकिन जिस तरह से विधानसभा के चुनाव के जो नतीजे आए वो कहीं ना कहीं हमने देखा जो कि विरोधी पक्ष के जो भावनात्मक जो उन्होंने एक बना रखा था, माहौल जो बना रखा था, उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। महाराष्ट्र के अंदर में जिस तरह से ये जीत हम देख रहे हैं महायुति की, निश्चित तौर पर भाजपा एक बहुत बड़ा दल होकर के यहाँ पर जरूर आई है। 105 सीट पर थे पहले, अब हम देख रहे हैं 126 127 के आसपास। तो एक बहुत बड़ी जीत है और निश्चित तौर पर जनता का जो आशीर्वाद होता है खास करके राजनीति के अंदर में, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मैंडेट बहुत कुछ कहता है। ठीक है, लेकिन मिश्रा जी एक चीज और रहा है जो हमने देखा है, बीजेपी का जो इतिहास रहा है कि अपने गठबंधन सहयोगियों को साथ लेकर चलने की कोशिश पूरी करती है। यही कारण था कि बिहार में जब आप सबसे बड़े दल के तौर पे उभरे, बावजूद इसके आपने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, जबकि वो तीसरे नंबर की पार्टी थे, दूसरे नंबर की पार्टी थे। बावजूद इसके क्या उस विषय में भी सोचा जाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम साथ मिलकर के चुनाव लड़े थे, एकनाथ शिंदे ही सही। देखिए अभिषेक जी, निश्चित तौर पर आपने अभी देखा महाराष्ट्र के अंदर में जो कि हम अभी भी बहुत बड़ी पार्टी हैं वहाँ पर, और हमें लगता है जो कि अभी एकनाथ शिंदे जी को जिस तरह से विधायक दल का नेता चुना गया और उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, ये कहीं ना कहीं दिखाता है जो कि हम जिस भी के साथ गठबंधन करते हैं, जिस पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं, उनको पूर्ण इज्जत दी जाती है और उनका बिल्कुल पूरी पारदर्शिता के साथ हम उसके ऊपर में काम करते हैं। बात ये नहीं है जो कि यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी कौन से गुट से आते हैं, कौन सी पार्टी से आते हैं, या अजित पवार कौन सी पार्टी से आते हैं और हम कौन सी पार्टी से आते हैं। यहाँ पर विधायक दल की जब बैठक होगी और सर्वसम्मति से जो नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मैंडेट है और जनता का आशीर्वाद जब मिलता है तो एक अलग खुशी मिलती है। तो निश्चित तौर पर एक
कहते हैं जो कि हम पहले लड्डू बांटते थे, अब जिलेबी बांट रहे हैं। तो ये इस तरह की हो जाती है बातें। निश्चित तौर पर हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। ठीक है। सुनील विपुल जी, महाराष्ट्र के परिणामों को देखते हुए मैं आपसे यही समझना चाहूंगा, सोशल मीडिया पे एक बाइट है छोटा सा, बहुत ट्रेंड कर रहा है जी। कि मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। क्या हम माने कि वो समंदर वाकई में लौट आया है? मोटे तौर पर आप महाराष्ट्र के चुनाव पर बात करते हुए इस बात को, चलिए सोशल मीडिया पे चल रहा है, हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का ये चुनाव, मैं 2 दिन पहले जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी अभिषेक जी ये बात कह रहा था बार बार, ये तय करने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी तो लीड ले रही थी निश्चित तौर पर, शुरू से ही मैं उस दिन भी कह रहा था और आज भी कह रहा हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर आप देखिए स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी का देखिए 84% है, ठीक है ना। वो था, ये चुनाव था। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात के लिए कि शिवसेना, कौन सी शिवसेना को वहां की जनता शिवसेना माने और कौन सी एनसीपी को एनसीपी माने। ये जो पिछले 3-4 वर्षों में ये तमाम तरह का टूट हुआ और इधर से उधर हुए लोग, टिकट बंटवारे का भी बहुत प्रभाव सीधा दिखाई पड़ता है और महाआघाड़ी में ज़्यादा ये दिक्कत थी और वो परिणाम के रूप में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। टिकट नहीं मिल पाता है उन लोगों को। तो अब जनता ने, मुझे लगता है कि उस सैद्धांतिकी पर देख करके वोट किया है। उद्धव ठाकरे अनावश्यक रूप से उस पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं जिनका उनके विचार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कई बार भारतीय राजनीति में विचारधारा का बहुत मतलब नहीं होता है। जनता मूड बना लेती है तो किसी विचार को पीछे छोड़ करके और वोट करती है जिस तरफ लहर चल जाती है। आप झारखंड को देखेंगे अभी तो आपको दिखाई पड़ेगा। तो इस झारखंड के, महाराष्ट्र के इस चुनाव में लोगों ने तय किया कि हम शिंदे वाले शिवसेना को शिवसेना मान रहे हैं और अजीत पवार के साथ एनसीपी के साथ जा रहे हैं। तो लौट कर आने का बात तो ये है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी के परिप्रेक्ष्य में देखना चाह रहे हैं, तो 2014 से अब तक लगातार वो चुनाव जीत ही रहे हैं और उनका करिश्माई व्यक्तित्व ये दिखाई दे रहा है चुनावों में। दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, आप झारखंड के लिए अगर यही सवाल मुझसे पूछते तो मैं ये कह सकता था, झारखंड में हेमंत सोरेन निश्चित तौर पर, आज कांग्रेस को 14, 15, 16 जो भी सीट मिल रही है, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन वन मैन आर्मी की तरह चुनाव लड़ रहे थे। जंगल तीरे, पर्वत तीरे और सहरा तेरा सब कुछ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने रोटी बेटी माटी किसका किसका मतलब प्रयोग कर लिया। लेकिन तमाम प्रयोगों के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसी ग्राउंड पर जाकर के जवाब देने का काम किया हेमंत सोरेन ने और वो जीत भी देखने वाली है, उसकी भी प्रशंसा की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर अपना मतलब ये तय करके चलता है कि नहीं हमें इन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और इस तरह से आक्रामक होकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब दे रहा था और वो चुनाव में उनके साथ आदिवासी वर्ग दिखाई पड़ा और वोट किया। चंदन जी, अब महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में मैं अगर आपसे भी थोड़ा सा समझूं तो अब तो ये क्लियर हो गया है कि जो असली शिवसेना है वो एकनाथ शिंदे वाली ही है, जो हिंदुत्व की विचारधारा लेकर के चल रही है, जो बाला साहब ठाकरे लेकर के चल रहे थे। उनके पुत्र ने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया, जिसकी वजह से आज जनता ने नकारा है। बार बार जो कह रहे थे कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता डिसाइड करेगी, जनता ने डिसाइड कर दिया। अब उद्धव ठाकरे के पास क्या विकल्प आप देख रहे हैं? देखिए, जो महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम आए हैं, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, ये चुनाव परिणाम जिस प्रकार से अभी एक वक्ता बता रहे थे कि अपना जो एक रूट होता है, जिस विचारधारा के आधार पर वो पार्टी बनी थी, उस विचारधारा से कहीं हटकर उसने राजनीतिक उसमें आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की। अभी का जो वर्तमान चुनाव है, मैं जहां तक इसको समझ पा रहा हूं कि कुछ कारण है, जो कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण इनको इतनी सीटें नहीं मिली और ये सरकार नहीं बना पा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण पहला जो है, मैं समझ पा रहा हूं, जिस प्रकार से 11% मुसलमानों को जो ये मोबिलाइज करने की बात कर रहे थे और 60% मराठा की जो बात ये कर रहे थे, तो जो उसमें क्या हुआ कि अगर मराठा वाली बात करें तो मराठा वर्सेस ओबीसी कर दिया बीजेपी ने, और दूसरी तरफ जो जातीय समीकरण की बात करें तो नहीं होकर ओबीसी का जो वोट बैंक है अभी भी बीजेपी के पाले में ही जाता है। और दूसरा जो मैं अभी मुस्लिम समुदाय के संदर्भ में जो बात कर रहा था, जो विशालगढ़ में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, वहां पर उद्धव ठाकरे की उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। तो ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि सिर्फ एक वोट बैंक के लिए
इनके तरफ से इस तरीके के चुनावी हथकंडे और चुनावी जो भी तो बयानबाजी जो शिवसेना की जा का रही पतन थी। हुआ है, मतलब जो उद्धव गुट का पतन हुआ है, जी। क्या मैं मानूं कि जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला लाइन था उसे छोड़ करके कांग्रेस के साथ आकर के जो वो सॉफ्ट वाला पकड़ने की कोशिश की है उद्धव ठाकरे ने, वो उनके पतन का कारण बना? बिल्कुल, ये उनके पतन का कारण बना। और इसके बाद जो मैं अभी जो मराठा वर्सेस ओबीसी की भी जो बात कर रहा था, जो आरक्षण के विरोध में था ये लोग, और उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसको जो ओबीसी की जो राजनीति है उसको मोबिलाइज कर लिया, ये भी इनके लिए पतन का कारण बना। दूसरा, अभी तीसरी जो मैं एक और बात बता रहा था, जैसे बीजेपी ने किसानों के लिए फ्री में बिजली देने की बात की, और भी बहुत सारे जो सुविधाएं हैं जो किसानों को और महिलाओं को, जो सबसे बड़ी वोट बैंक जो है इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, तो महिलाओं को जो जोड़ने का जो काम बीजेपी ने किया लोक लुभावने नीतियों के कारण, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है। दूसरी एक और जो मैं बात बता रहा था कि एक जो उत्तर भारतीय और उत्तर भारत के जो भाषाई राजनीति थी, जो 2008-9 के में देखा गया था कि किस प्रकार से उत्तर भारत के लोगों के साथ भेदभाव किया गया। तो महाराष्ट्र, अगर मुंबई की बात करें तो वहां पे ऐसे 36 सीट हैं जो उत्तर भारतीयों के और उत्तर भारत के में बोली जाने वाले भाषाओं से प्रभावित हैं। तो वहां से 26 सीट ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से और ऐसे समुदाय के और से जगहों से आने वाले जो विस्थापित लोग हैं उनसे प्रभावित है। तो मेरा ये मानना है कि ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर था जिसको बीजेपी ने मोबिलाइज करने में बीजेपी ने सफलता कामयाबी हासिल की। ठीक है, देखिए अब से कुछ देर पहले वाकई में वेट करना चाहिए जो रुझान आ रहे थे, लेकिन अब तो स्थिति ऑलमोस्ट साफ है कि समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में पिछड़ी है। नहीं, देखिए अभिषेक जी, ऐसा है कि सुबह से भी मैं भी देख रहा हूं जो रुझान है धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। और ये सही बात है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है, इसके पीछे महाविकास आघाड़ी के जो रणनीतिक जो रणनीति को जो धरातल पर उतारने की बात थी, या उत्तर प्रदेश में जो हमारी पार्टी या फिर जो भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमारी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, तो इसमें अब ये सोचने की बात है, जो एंगल बन रहा है वो सीधा सीधा ये बन रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट थे, जो MIM के कैंडिडेट थे, जो आज़ाद समाज पार्टी के कैंडिडेट थे, ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बी टीम थी। और इस तरह से, क्योंकि इनका कोई एजेंडा नहीं, इनका कोई जो है नीति नहीं, कोई नारा नहीं, तो उपचुनाव में वो कौन से कारण रहे जिससे वोट प्रतिशत कम हुआ। अब वोट शेयर क्या है, बूथ वाइज हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसके बाद हम बता पाएंगे, असल कारणों की पहचान कर पाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, चूंकि जब फाइनल जब तक इसका परिणाम ना आ जाए, लेकिन अब इन परिस्थितियों को भी समझना जरूरी है कि जनता गुमराह न हो। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा क्रिएट करती है, जनता को गुमराह करने में माहिर है, एक चीज और कम्युनल इश्यूज को रेस करती है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी पिच तैयार की थी उस पर खेला है, ठीक है, बी टीम करार दिया कि ठीक है, लेकिन ये जो कारण है, ठीक इससे भी है राहुल भाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये मुझे बस समझाइएगा कि आपने बसपा को, AIMIM को, सबको आपने बी टीम करार दिया कि हाँ ये बी टीम है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं बी टीम है, लेकिन जो गठबंधन की बात जब सामने आती है, आप देखिए बीजेपी ने एक ही सीट सही, 9 में से एक ही सीट सही अपने सहयोगी RLD को दे दिया। अरे भाई, आप नहीं, आपका गठबंधन था, लेकिन गठबंधन के बाद आप 9 की 9 सीटों पे लड़ रहे हैं। अरे एक सीट तो कांग्रेस को देते हैं। एक बात बताइए अभिषेक जी, हाँ। कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कितने विधायक हैं? 2 विधायक हैं। हाँ। तो जो हम ये तय करते हैं कि जो पिछला चुनाव था विधानसभा का, उसमें हमारे कैंडिडेट ने या दूसरे नंबर का कैंडिडेट कौन रहा। तो ये जो जिला प्रशासन का जो हमारा संगठन है, उसके रिकमेंडेशन पे, उसकी सलाह पर हम तय करते हैं। ये किसी का व्यक्तिगत फैसला तो होता नहीं। तो ये संगठन का फैसला था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट को लड़ाया जाएगा, और जिताऊ कैंडिडेट की भी हमें तलाश थी। तो एक रणनीति के तहत तो कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे ना, उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ जाएंगे घर की, भाई हमारा तो कैंडिडेट ही नहीं है। पहले ही कहा कि जो चुनाव की पूरे परिदृश्य बन रहा है, इसकी समीक्षा होगी, इसके कारणों पर भी चर्चा होगी। पर कांग्रेस पार्टी को सीट न दिया जाना या फिर हमने पूरी सीट पर लड़ा, ये एक सामूहिक और रणनीतिक निर्णय था। और ये हर पार्टी लेती है, हमारी पार्टी ने भी लिया, और इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ पूरे देश में इसमें मैं आपसे भी एक कमेंट इसी के बारे में चाहूंगा। एक देखिए, मोरल होता है कि हाई होता है अगर एक भी कैंडिडेट, 9 में से एक RLD के वोटर्स अगर फूलपुर में भी होंगे तो वो हो सकता है बीजेपी को दे दे कि अच्छा मेरा वाला पार्टी का कैंडिडेट जो है वो मीरापुर में तो है। क्या वही चीज स्थिति रही होगी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को क्या ही फर्क पड़ रहा है, घर बैठ गए होंगे, बेहतर है। बिल्कुल ये स्थिति बनी है, और खास तौर पे एक सीट के बहाने में ये बात आपको समझाना चाहूँगा। इलाहाबाद में फूलपुर की सीट है,
कांग्रेस उस सीट को लेकर के आसान्वित थी और ज़्यादा मांग भी नहीं थी। कांग्रेस 2 सीटें मांग रही थी और एक पर वो तैयार थे। कांग्रेस के जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि ये फूलपुर की सीट उनको मिल जाए। फूलपुर से बहुत ढंग से तैयारी वहाँ का लोकल कैंडिडेट सुरेश चंद्र यादव, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही थी उनके पक्ष में। लोकल वर्सेज बाहरी का चुनाव हो रहा था फूलपुर में और लगभग कैंडिडेट बीजेपी से लेकर के और वो भी जो सपा से आए हैं सब लोग बाहर के हैं, तो उसमें सुरेश बहुत अच्छे कैंडिडेट दिख रहे थे। हो सकता है एक बीच में ये बात है, ये पता नहीं इसकी सच्चाई पर मैं नहीं जाता, कि अखिलेश यादव की पार्टी ने सपा ने कहा कि क्या नाम है कि सुरेश चुनाव लड़ ले लेकिन सिंबल जो है साइकिल की रहेगी। सुरेश ने कहा कि नहीं, मैं चुनाव तो लड़ूंगा तो हाथ के पंजे पर, नहीं तो निर्दल लड़ूंगा, किसी और के उस पे नहीं। तो क्यों ही करना गठबंधन के साथ? आप एक तरफ बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने देश में संविधान को रोकने का काम किया है, अल्पसंख्यकों के लिए, मतलब वो पिछड़ों के लिए, गठबंधन नहीं दलितों दिखा। के लिए, वही इसीलिए दलितों का सवाल है। अधिकार दिलाना चाहते हैं और आप एक समझौता नहीं कर पाते सुनील जी, हैं। डिम्पल आप यादव अपने बोल रही हैं, साथ सुनवाते हैं। डिम्पल यादव बोल रही हैं, सुनवाते हैं। दूसरी विधानसभा से भी लोग आके गाड़ियों में यहाँ घूम रहे थे और जहाँ 3 या 4 गाड़ी चलने की अनुमति होती है वहाँ पे 10-10 गाड़ियाँ लेके लोग चल रहे थे। और जिस प्रकार से पूरा माहौल रहा उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो सही रहा है। लगता है अभी और सीटें आ सकती हैं, कई राउंड बाकी हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 4 सीटों पे हम लोग अभी भी जीत सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे डिम्पल यादव को। जनता का आदेश क्या है, ये लगातार न्यूज इंडिया पर देखते रहिए। वक्त ब्रेक का है।